इंटीग्रल फंक्शन, है ना। रीमान इंटीग्रेबल अलग चीज है, और ये आपका इंटीग्रल फंक्शन या फिर इसी को इंडेफिनिट इंटीग्रल भी कहते हैं। तो क्या चीज है ये, डेफिनेशन देखो इसका। लेट अ फंक्शन एफ एक्स बी आर इंटीग्रेबल। पहली बात तो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या है, आर इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देन अ फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन ले लो, जी एक्स ले लो। जी एक्स इज कॉल्ड एन इंडेफिनिट इंटीग्रल, या फिर इंटीग्रल फंक्शन कहो, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एफ। एफ का हम इंटीग्रल फंक्शन कहेंगे। किसी का माइक अनम्यूट नहीं है, देखिए अनम्यूट करिए आप लोग। इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी कब कहेंगे, उसी इंटरवल में। ध्यान देना, हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है और ये कैसा है, रीमान इंटीग्रेबल है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। देन अब फंक्शन जी एक्स, एक और फंक्शन जी एक्स है, कोई दूसरा फंक्शन, इसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रल या फिर इंटीग्रल फंक्शन कहते हैं। किसका, एफ का कहते हैं ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। इफ जी एक्स को हम कैसा लिख पाए, ए टू एक्स एफ टी डी टी वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ध्यान दें, हमारा जो क्लोज इंटरवल था, है ना, इसी क्लोज इंटरवल बीच में हमने एक एलिमेंट दिया हुआ है एक्स। तो वो जो ए टू बी, जो हम इसको क्या करते थे, वेरी कराते थे इंटीग्रेशन को। यदि इसको हम ए टू एक्स यदि हम वेरी कराएं, तब ये जो इंटीग्रल की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू यदि जी एक्स की इक्वल हो जाता है, तब हम जी एक्स को क्या कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इनडिफिनिट, ध्यान देना, यहाँ पे जो आपका अपर लिमिट है एक्स जो है, वो यहाँ पे आपका क्या है, वेरिएबल है ना। ध्यान दें, वेरिएबल क्या करेगा, वेरी करेगा, और कहाँ तक वेरी करेगा ये हम नहीं जानते, है ना। इसीलिए ये आपका इनडिफिनिट नाम दिया गया इसको। ध्यान देना इसको, आगे जो हमारा 5th यूनिट जब हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, है ना, वहां पर इसका बहुत ही अच्छा यूज वहां पे होने वाला है। इसी पे बेस्ड रहेगा पूरे टॉपिक, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ। तो ए टू एक्स, ध्यान देंगे, अपर लिमिट हमारा वेरिएबल है विच लाइज बिटवीन ए टू बी, है ना, इस क्लोज इंटरवल के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तब हम इस फंक्शन जी एक्स को एफ का क्या कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, एक और इसमें हम देखते हैं प्रिमिटिव, है ना। प्रिमिटिव को हमने थोड़ा सा चर्चा पिछले क्लास में भी हम किए थे। प्रिमिटिव क्या है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, और डिफरेंशिएबल फंक्शन जी एक्स डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, हम यहाँ पे एक डिफरेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। सच दैट इट्स डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव मतलब क्या, जी डैश एक्स, है ना, इक्वल्स टू अ गिवन फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन गिवन है, हम उसको क्या ले लेते हैं, एफ एक्स ले लेते हैं, कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी पर, इसके इक्वल हो जाता है। देन इट इज कॉल्ड प्रीमिटिव, या फिर इसी को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। ध्यान देना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, है ना। या फिर इसी को हम क्या लिखते हैं कि जी डैश एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ध्यान दें, क्या क्या नाम देंगे, प्रिमिटिव कहेंगे, या फिर इसी को हम एंटी डेरिवेटिव कहेंगे। किसको, जी को कहेंगे। ध्यान देना, जी डैश को नहीं। तो ये जी डैश यदि एफ एक्स के इक्वल हो जाता है, जी डैश मतलब क्या है,
वन टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फंक्शन जी इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, है ना, हर एक वैल्यू के लिए। ध्यान देना। और इसी फंडामेंटल थ्योरम से हमारा जो इंटीग्रेशन की जितने फार्मूले आए हैं, सारे फार्मूले यहीं से आए हैं, है ना। ध्यान देना। एंटी डेरिवेटिव फार्मूला, जैसे कि हम 11th-12th लेवल पे पढ़ते आए कि यदि मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करता हूं तो अब जनरली हम जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहीं से हमको मिला कि यदि मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेट करूं तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा। इसीलिए इस साइन एक्स को क्या कहा गया है, एंटी डेरिवेटिव कहा गया है। किसका, एफ का। ध्यान दो, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन की बात कर रहा है वो, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन की बात कर रहा है वो। चलिए, अब ये चीजें, यदि दोनों चीजें डेफिनेशन समझ आया, है ना, तो उसके बाद कुछ थ्योरम हमको इसमें देखना पड़ेगा, है ना, आसान सा कुछ थ्योरम है। उसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों थ्योरम कहीं न कहीं यूज होने वाले हैं, है ना। तो पहले वो दो थ्योरम देख लेते हैं, है ना। कहाँ से आया ये जो क्वेश्चन, जो माइंड में आता है ना जब हम थ्योरम प्रूव करते रहते हैं, सडनली कहाँ से आ गया, है ना, तो वो चीजें दिमाग में नहीं रहेगा। और छोटा छोटा थ्योरम है, और ये आपके सिलेबस के अंदर में भी है, इसलिए थ्योरम को करा दे रहे हैं, है ना। पहला थ्योरम क्या है, कंटिन्यूटी, इसका नाम है अलग से, है ना। ये क्या कहता है, कंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन। अभी जो हमने डेफिनेशन में देखा ना कि इनडेफिनिट फंक्शन क्या है, या फिर उसी को हमने इंटीग्रल फंक्शन कहा था, उसी इंटीग्रल फंक्शन का कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी है ये, कि यदि हमारे पास कोई इंटीग्रल फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन मतलब क्या, कि जी एक्स को हम इंटीग्रल फंक्शन कहेंगे यदि ये ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी हो जाए, ऐसा, है ना। तो जी एक्स हमारा इंटीग्रल कहलाएगा, ऐसा। तो ये इंटीग्रल फंक्शन जो है उसका कंटिन्यूटी वाला प्रॉपर्टी है, ये कहने का मतलब, ये जो थ्योरम है। सो स्टेटमेंट लेट एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, हमारे पास एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, देन द फंक्शन f defined on close interval a b by, अच्छा अभी हम g लेके चल रहे थे, चाहे तो हम इसको g मानकर भी आगे सॉल्व किया जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। डेफिनेशन में हम क्या लिए थे, g लिए थे, तो चलो कैपिटल ए पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। f डिफाइन ऑन ए बी, और कैसे डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया है f ऑफ x दिस इज इक्वल टू a टू x एफ टी डी टी where x lies between a to b is continuous, है ना, ऑन ए बी। ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स कैसा है, ऐसा है, ए टू एक्स एफ टी डी टी, इस इंटीग्रेशन की इक्वल है हमारा फंक्शन एफ एक्स। तो एफ को हम क्या कहेंगे, इस स्मॉल एफ का, अभी हमने डेफिनेशन में देखा, इंटीग्रल फंक्शन कहेंगे। तो ये जो इंटीग्रल फंक्शन होता है ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई हमारा आर इंटीग्रल फंक्शन है और वो क्या है, अपने आप में एक इंटीग्रल फंक्शन भी है, तो वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इस थ्योरम का यूज हम आगे फंडामेंटल कैलकुलस में हम यूज करने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में यूज करने वाले हैं, है ना। इसी को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, इसका स्टेटमेंट, या द इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रल ऑफ अ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, कि कोई भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है, देखिए द इंटीग्रल ऑफ अ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। मतलब ये इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहा है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल, अभी जो हमने पहला जो डेफिनेशन देखा हम उसी की बात कर रहा है, कि ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, है ना। कंटिन्यूटी का बस आपको डेफिनेशन दिमाग में रखना है कि डेल्टा एप्सिलॉन वाला हम कंटिन्यूटी कैसे परिभाषा हम लिखते हैं, उसको आपको समझना है बस, और कुछ नहीं।
सिंस क्या दिया है हमको, एफ जो है हमारा रीमान इंटीग्रेबल है, देयरफॉर एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ध्यान देना, जब हम रीमान इंटीग्रेबल की फंक्शन की बात करते हैं तो एफ फ्रॉम ए टू ए बी टू आर में जो डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले ये बाउंडेड है हम कहते हैं, उसके बाद फिर उसको हम रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करते हैं, है ना। पहले हमको बाउंडेड दिखाना रहता है, क्लोज एंड बाउंडेड फंक्शन। तो यदि फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल है तो अपने आप में क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा आपका बाउंडेड हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन एफ है क्या है, ये बाउंडेड है। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर, है ना, उस पॉजिटिव नंबर को हम ले लेते हैं स्मॉल के, सच दैट ये क्या दे देगा, इज लेस देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी, है ना। क्योंकि हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो बाउंडेड हो जाएगा। बाउंडेड हो जाएगा मतलब उस फंक्शन का जो मॉडुलस वैल्यू है किसी पॉजिटिव वैल्यू से लेस देन आर इक्वल टू के हो जाएगा। ध्यान देना, हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, माइनस के लेस देन आर इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ टी इज लेस देन आर इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू के, ऐसा भी लिख सकते थे। ये ये जो डेफिनेशन बाउंडेड कर लिया हमने, ये ऐसा ले लिया। बाउंडेड मतलब एक लोअर बाउंड होगा और एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा उस फंक्शन के लिए। अब चूंकि हमको क्या करना है, कैपिटल एफ जो कि इंटीग्रल है किसका, एफ का, उसको हमको कंटिन्यूअस दिखाना है। ध्यान दें, क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है। तो कंटिन्यूअस का डेफिनेशन क्या होता है किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के बाद, कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू, मान जाए जो भी इंटरवल हमको गिवन है ना, उसमें क्या होना चाहिए, ये एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर x1 माइनस x2 इज लेस देन क्या, डेल्टा, है ना। यही है आपकी कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है ये, कि लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। कोई भी ए और बी इंटरवल में हम कोई भी दो पॉइंट ले लें और उस फंक्शन का जो डिफरेंस है हमेशा लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए। यदि x1 और x2 लेस देन क्या है, डेल्टा है तब। तो ये जो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लिए हैं वो हमको कैपिटल एफ के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको कैपिटल एफ को क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले हमको कोई ना कोई दो पॉइंट लेना पड़ेगा, कहाँ पे, ये जो इंटरवल हमारे पास ए बी है उसके बीच में कोई भी दो पॉइंट, है ना। सो लेट एक्स वाई बी टू पॉइंट्स, ऑफ ए बी सच दैट, ये कैसा पॉइंट है, ध्यान देंगे, ये पॉइंट है ए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई इज लेस देन आर इक्वल टू बी। मतलब एक्स के बाद हमने वाई वैल्यू लिया हुआ है ना, ध्यान देंगे, वाई को हमने बड़ा वैल्यू लिया हुआ है। ये ए और बी के बीच में हमने दो वैल्यू लिया जिसमें एक्स और वाई क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक्स छोटा है वाई बड़ा है। देन देन अच्छा, कैपिटल एफ को दिखाना है ना अपने को, तो ये कैपिटल एफ ऑफ वाई माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसी को हमको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना इसको, यहीं से हमको आगे बढ़ना है, इसी को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, ये इसके मॉडुलस वैल्यू को। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है एक्चुअल में, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई क्या है, देखिए फंक्शन में हमको इंटीग्रल दिया है स्मॉल एफ का, कैपिटल एफ को स्मॉल एफ का क्या दिया गया है, इंटीग्रल दिया गया है, ध्यान दें, है ना। तो जब एक्स था यहाँ पे वेरिएबल तो अपर लिमिट एक्स था, यहाँ पे देखिए वाई मिल गया तो अपर लिमिट क्या मिल जाएगा हमको, वाई मिल जाएगा। मतलब ये हो जाएगा ए टू वाई एफ टी डी टी मॉडुलस में, माइनस अब अगला एफ ऑफ एक्स, ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स तो गिवन है, ये हो जाएगा ए टू एक्स एफ टी डी टी। जो इंटीग्रल फंक्शन दिया है हमने वहीं से इसको लिया हुआ है, ये जो डेफिनेशन हमने दिया। अब यहाँ से देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए टू वाई एफ टी डी टी। अब इंटीग्रेशन में आप जान रहे हैं कि यदि हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन हो जाता है। तो ऑलरेडी ये नेगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसको हम लिख दिए एक्स टू ए एफ टी डी टी। थोड़ा सा इसके लिखने के ढंग को हम बदल रहे हैं, जो बाद वाला टर्म है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, कैसे, एक्स टू ए एफ टी डी टी प्लस ये हो जाएगा ए टू वाई
एफ टी डी टी। अब इंटीग्रेशन में आप जान रहे हैं कि यदि x टू a और a टू y यदि हमारा कोई इंटीग्रेशन है तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सीधा x टू y लिख सकते हैं, एफ टी डी टी। ऐसा बताइए, यहां तक समझ आया क्या? हेलो हेलो। जी। ठीक, देखिए यहाँ पे जो हम यस सर। कैलकुलेशन जो यूज कर रहे हैं ना, बहुत ही आसान 12th लेवल का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। बशर्ते हमको इतना जानना है कि यदि कोई आर इंटीग्रेबल फंक्शन है तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, बस इतना। बस 2 लाइन और थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, यदि हम मॉडुलस ले अंदर लेके चलें, है ना, मॉडुलस अंदर लेके चलें तो ये आपका लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेस देन आर इक्वल टू एक्स टू वाई एफ टी डी टी। ठीक है, एफ टी डी टी। अब देखिए मॉडुलस एफ टी, फंक्शन एफ क्या है हमारा? बाउंडेड है। फंक्शन एफ हमारा क्या है? बाउंडेड है। ऑलरेडी हमने शुरुआत में स्टार्ट किया था इसको, है ना। तो इसकी जगह में हम क्या रख देंगे? के वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन आर इक्वल टू के, और इंटीग्रेशन आपको चलेगा एक्स टू वाई डी टी, लेस देन आर इक्वल टू के। अब ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी हो जाएगा, और जैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा वाई माइनस एक्स। और ये कहाँ पे चला जाएगा? ये यहाँ तक समझ आया क्या सभी को? क्योंकि y हमारा जो है बड़ी वैल्यू लेके चले हैं हम, ध्यान दो, यहाँ पे y को हम बड़ी वैल्यू लेके चले हैं, और इन दोनों का डिफरेंस हमको हमेशा क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मिलने वाला है तो हम इसको ब्रैकेट में ना रख करके सीधा हम इसको मॉडुलस में रख सकते हैं। ध्यान देना। अब यहाँ से देखिए, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन देन, हम ये जो y माइनस एक्स को हम क्या ले लेते हैं? लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के ले लेते हैं। ध्यान देना, क्यों लिए समझ में आएगा। देन वी हैव, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। हम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ वाई माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज लेस देन, ध्यान देना, ये लेस देन आर इक्वल टू है। यहाँ पे y माइनस एक्स को हमने लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के लिया हुआ है, तो ये इक्वल टू वाला केस हट जाएगा और लेस देन हो जाएगा। के की जगह हम रखेंगे एप्सिलॉन अपॉन के। किसके जगह में? मॉडुलस में y माइनस एक्स की जगह हमने एप्सिलॉन अपॉन के रख दिया, इनटू ऑलरेडी हमारे पास के है। तो यहाँ से ये के कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हमको क्या मिल गया? एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है आपकी कंटिन्यूटी की, ऑफ द फंक्शन कैपिटल एफ। किस कंडीशन पे? वेन एवर मॉडुलस वाई माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के। और इसी एप्सिलॉन अपॉन के को हम क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। मतलब डेल इज द फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन अपॉन के, हमेशा ऐसी होता है, ध्यान देना। डेल किस पर डिपेंडेंट होता है? एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट होता है। एप्सिलॉन का एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ आया? यहाँ समझ आया कि कैपिटल एफ इज कंटिन्यूअस। बताएं, थ्योरम क्लियर है क्या? तो यदि हमारे पास कोई इंटीग्रल फंक्शन है किसी भी फंक्शन का, तो वो जो इंटीग्रल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। क्लियर है जी? यस सर। ठीक, यस सर। चलिए अगला थ्योरम इसी में देखते हैं। इसी इंटीग्रल फंक्शन का एक और प्रॉपर्टी, किसका? डिफरेंशिएबिलिटी का। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कैसा होगा? क्या चीजें हमको दिखाना पड़ेगा? ध्यान देना, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिक अपने आप में क्या हो जाता है? वो कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यदि कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए? डिफरेंशिएबल हो जाए, है ना। ये चीजें जान रहे हैं आप। तो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2, इस थ्योरम को कई बार लेबनिज रूल भी कहा जाता है ना। लेबनिज रूल कैसे यूज करते हैं? किसी इंटीग्रेशन को
डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है। देखो हम जान रहे हैं कि डी बाई डी एक्स का जो उल्टा जो प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस, वो क्या है, इंटीग्रेशन है ना। आप ये जान रहे हैं। तो इस इंटीग्रेशन को यहाँ से रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यही लेबनिज रूल देता है कि इंटीग्रेशन को हम कैसे वहां से हटाएं, है ना। तो ये रूल कई बार लेबनिज रूल भी कहलाता है। चलिए, तो उसको मैं डायरेक्ट एक बार समझाऊंगा कि ये हो कैसे रहा है। उसके बाद पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट का नाम क्या है, ये है आपका डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। अभी जो हमने इंटीग्रल फंक्शन का डेफिनेशन देखा है ना, उसी फंक्शन को हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि वो डिफरेंशिएबल भी होता है हमेशा। स्टेटमेंट देखें, लेट f is Riemann integrable on closed interval ab and f defined from closed interval ab to real number r be defined, और कैसे डिफाइन किया गया है, डिफाइंड बाय, ध्यान दो इंटीग्रल है हमारा तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू x ft dt, जहाँ पे x को a और b के बीच में कोई वैल्यू लिया गया है। देन, है ना, ये केवल कि हमारा कैपिटल F इंटीग्रल फंक्शन है स्मॉल f का, इसी को बताने के लिए इसको लिखा गया है और कुछ नहीं, है ना। मतलब ये जो ऊपर में 2 लाइन लिखे हैं इसका हमको कोई मतलब नहीं है, केवल इतना जानता है कि हमारे पास एक कैपिटल एफ है जो कि इंटीग्रल फंक्शन है किसका, स्मॉल एफ का, है ना, और दोनों क्लोज इंटरवल ए बी से आर में डिफाइन किया गया है। देन कैपिटल एफ इज डिफरेंशिएबल, ये हमको प्रूव करना है। डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, उस पॉइंट को हम ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं, कहां से कहां तक के बीच में, ए टू बी के बीच में, एट विच, अच्छा यदि ये डिफरेंशिएबल होता है ना, तो उसी बीच में एफ इज कंटिन्यूअस एंड क्या मिल जाएगा हमको, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। ध्यान दो ये, तो यहाँ पे यदि हमारा एफ को हमको क्या दिखाना है, डिफरेंशिएबल दिखाना है, ठीक है, ध्यान देंगे। और इसमें चूंकि अभी हमने दिखाया कि इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ना। तो चूंकि स्मॉल एफ हमारा क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है, तो एफ हमारा तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमको ये भी प्रूव करना है। दोनों को वही मतलब है, एफ इज डिफरेंशिएबल है कहने का मतलब है कि एफ डैश एक्स को हमको स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्रूव करना है यहाँ पे। बताइए स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या, कि इंटीग्रल फंक्शन जो है क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। और वो कैसा होता है कि उस इंटीग्रल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, जिसका वो क्या है, इंटीग्रल है, उसी के क्या होता है, ये इक्वल होता है। ध्यान दो, हमने अभी कहा ना कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे हम साइन एक्स करते हैं तो ये कॉस एक्स होता है। ध्यान दो, और हम कह रहे हैं कि साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स का क्या हो जा रहा है, ये इंटीग्रल फंक्शन हो रहा है। तो साइन एक्स हमारा क्या हो जा रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है कि नहीं, उसको हम एक बार अवकलन कर पा रहे हैं। तो यहीं से हमको कि कॉस एक्स का यदि हम इंटीग्रेशन करें तो हमको क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा। और इसी को एक और नाम दिया था हमने, एंटी डेरिवेटिव। चलिए, यदि स्टेटमेंट क्लियर रहेगा तो थ्योरम हमको प्रूव करने में आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ध्यान दें, अब हमको क्या समझना है कि हमको डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए, इफ y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है ना, और उसको हमको डिफरेंशिएबल दिखाना है, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि dy बाई डी एक्स, या इसी को हम क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच
माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसकी एग्जिस्टेंस हमको दिखाना रहता है कि कोई एक फिक्स्ड वैल्यू हमको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। ये प्रथम सिद्धांत जिसको हम करते हैं, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल, जो 11th में आप पढ़ते हैं कि अवकलन एक्चुअल में आया कहाँ से, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ से आया, उसको जानने के लिए प्रथम सिद्धांत से पहले आगे बढ़ते हैं। 11th में है आजकल ये, 11th क्लास में। तो इसी को हमको दिखाना है पहले, है ना। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कैपिटल एफ को क्या दिखाने के लिए, डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए। बताइए बात समझ में आया कि नहीं। हेलो। Yes, sir. जी सर। ठीक, पुरानी चीजें यहाँ पे हम रिकॉल कर रहे हैं, जो हमारा बेसिक चीज जो हम स्कूल लेवल पे जो पढ़ के आते हैं, है ना। तो स्टार्ट कहाँ करते हैं, वी हैव टू गिवन, क्या दिया है, स्मॉल एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सभी एक्स के लिए, है ना। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 टू गिवन, डेल्टा को हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसको एप्सिलॉन का, अभी अभी जिसको पहले हमने थ्योरम देखा, है ना। डेल्टा क्या होता है, एप्सिलॉन का फंक्शन होता है। सच दैट, सच दैट क्या हो जाएगा ये, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स प्लस एच कहाँ से है, ये है आपका क्लोज इंटरवल ए बी से। ध्यान देना, मतलब कैसा कि यदि हम यहाँ ए टू बी ले रहे हैं, तो इस बीच में हमने कोई पॉइंट लिया एक्स, और एच क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, जो सबसे स्मॉल वैल्यू होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये यहीं पे आसपास कहीं पर होगा, तो ये एक्स प्लस एच हो जाएगा। ध्यान, तो उसी को हमने लिखा है कि एक्स प्लस एच जो है क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में ही है कहीं पे, है ना, जो कि एक्स से बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दिया, वो क्या है, एच। ध्यान दें, समझ में आया। ये कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, अभी हमने क्या किया था, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ किए थे ना। तो y कोई अलग पॉइंट था, x कोई दूसरा पॉइंट था, दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट हमने लिया था। तो यहाँ पर भी x और x प्लस एच दो अलग अलग पॉइंट है ना। हाँ, तो उस चीज को समझना है, हम x प्लस एच कैसे ले लिया, ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अच्छा, नाउ जो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि कैपिटल एफ को वी हैव टू शो कैपिटल एफ इज डिफरेंशिएबल, क्या, डिफरेंशिएबल, या फिर कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू, हमको क्या दिखाना है, एफ एक्स दिखाना है। ये जो x के हर एक वैल्यू के लिए जो इंटीग्रल फंक्शन होता है, वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, हमको ये दिखाना है। तो उसके लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल एफ एक्स से हम शुरू कर रहे हैं। क्या देना, अभी मैं बताया था डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपॉन में h और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ऐसा लिमिट h टेंड्स टू जीरो अपॉन h, ऐसा हमको लाना पड़ेगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके न्यूमिनेटर से स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, देखिए हमको कैपिटल एफ एक्स क्या है, इंटीग्रल फंक्शन दिया है ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी दिया है, इसी पे पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए टू एक्स के जगह में हम लिखेंगे एक्स प्लस एच स्मॉल एफ टी डी टी माइनस, ऑलरेडी एफ एक्स है तो ये ए टू एक्स एफ टी डी टी हो जाएगा। देखिए इंटीग्रल फंक्शन का डेफिनेशन बहुत गजब का यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे फिर से ए टू एक्स प्लस एच एफ टी डी टी, अब इस लिमिट को यदि हम चेंज करें तो उसको हम प्लस लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा एक्स टू ए एफ टी डी टी। फिर से लिखने का ढंग यदि बोलते हैं, हम पहले वाले फंक्शन को यहाँ रख दें, एक्स टू ए एफ टी डी टी प्लस ए टू एक्स प्लस एच
एफ टी डी टी करें तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्स टू एक्स प्लस एच एफ टी डी टी। अब आगे इसमें क्या मिल जाएगा हमको? हमको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स टू एक्स प्लस एच एफ टी डी टी। ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या करना है, एफ टी क्या चीज है हमारा। अब यहाँ पे एक थ्योरम हम यूज करने वाले हैं, है ना, ध्यान देंगे। कौन सा थ्योरम? मीन वैल्यू थ्योरम। ध्यान देना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ उसको। अभी हमने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम देखा, इसको पहले जो हमने प्रूव किया था, है ना, उसका वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, है ना, ये दोनों एक साथ करूंगा, है ना। मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें हमने क्या देखा था कि यदि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो ये क्या हो जाता है, लेमडा टाइम बी माइनस ए हो जाता है, यदि ए और बी के बीच में कोई और वैल्यू लेमडा है तो, है ना, किसी भी फंक्शन के लिए। अब ध्यान देना इसको, डायग्राम को, ए टू बी, ये यहाँ पे हमारा फंक्शन किस प्रकार वेरी कर रहा है, ये ऐसा सपोज, है ना। क्या दिखाने के लिए? सुप्रीमम और इन्फिमम दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, स्मॉल एम। ध्यान दें, ये ग्राफ जो है एक्चुअल में यही हमारा फंक्शन है, ग्राफ जो है यही हमारा फंक्शन है। तो ए पे फंक्शन और बी पे फंक्शन की यदि हम बात करते हैं, है ना, तो ए पे जो फंक्शन है जाहिर सी बात है लेस देन होगा बी के फंक्शन की जो वैल्यू होगी। तो यहाँ पे बीच में यदि हम कोई पॉइंट लेके चलते हैं, यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट लेके चलते हैं लेमडा, तो इस लेमडा के लिए ये जो फंक्शन है जरूर कुछ ना कुछ क्या देगा, कोई ना कोई वैल्यू देगा। मतलब ऐसा एफ ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू देगा हमारा लेमडा। ध्यान दें, तो वो क्या होगा, ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच की वैल्यू होगी। तो इसका मीन वैल्यू थ्योरम का जस्ट अगला एक और पार्ट था जिसको मैं नहीं बता पाया था, और वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब लेमडा को कोई कांस्टेंट वैल्यू ना लेकर के उसको हम एक फंक्शनल वैल्यू बना देते हैं, और वो फंक्शन वैल्यू को हम क्या लिख देते हैं, एफ ऑफ के लिख दो या एफ ऑफ लेमडा लिख दो, दोनों चलेगा। और ये बी माइनस ए के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। कब? यदि हमारा फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, तब की केस में। ठीक है जी, इसको तो ऑलरेडी थ्योरम को हम पढ़े हैं, ये वाले थ्योरम को, है ना। तो ये उसी के आगे है, उसी के आगे। तो ये लेमडा को हम फंक्शनल फॉर्म में क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आया क्या? हेलो, यस सर। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, किसके बीच में, एक्स प्लस एच और एक्स के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं, है ना, कि के बिलोंग्स टू एक्स प्लस एच कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ के, डन है। इस लेमडा की जगह में हम एफ ऑफ के ले रहे हैं, और ये क्या हुआ था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है यहाँ पे, एक्स प्लस एच, माइनस लोअर लिमिट कितना है, एक्स है ना। सेम टू सेम इसी को हमने कॉपी किया है, बी की जगह एक्स प्लस एच और ए की जगह हमने एक्स ले लिया। अब ये आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ के, और यहाँ पे देखिए प्लस एक्स माइनस एच कैंसिल, हमारे पास आ गया एच। तो फाइनली क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एच को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपॉन में ये एच आ जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ के। अब क्या करना है हमको, लिमिट चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी दिखाने के लिए, तो एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये आपका एफ ऑफ के। ध्यान देना इसको, के कहाँ बिलोंग करता है, एक्स प्लस, सॉरी,
एक्स से एक्स प्लस एच में बिलोंग करता है, ध्यान देना इसको। और इफ यदि एच को मैं जीरो करता हूँ, है ना, यहाँ पे ये बगल वाला पार्ट है, इसको समझना है यहाँ पे। इफ एच इक्वल टू जीरो हो जाता है तो के हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स टू एक्स में, ध्यान देना। मतलब हमने एक ही पॉइंट का एक इंटरवल बना दिया एक्स टू एक्स, और के कहाँ पे बिलोंग करता है, इस पर बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि के हमारा एक्चुअल में अब क्या होने वाला है, कोई और दूसरा वैल्यू नहीं, एक्स ही होने वाला है। जैसे मैं कहता हूं कि 3 बिलोंग करता है ए में, ध्यान दो, ऐसा एक सिंगलटन सेट ए है। क्लोज इंटरवल एक्स टू एक्स का क्या मतलब है कि इसके पास एक ही पॉइंट है एक्स, और इसमें कोई नंबर बिलोंग कर रहा है, मतलब वो खुद होगा, कोई दूसरा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, वो अकेला स्वयं है, खुद है। ठीक है, तो के किधर जाएगा, ये के जाएगा आपका एक्स की ओर। यदि एच को हम जीरो की ओर टेंड करा देते हैं तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ के, जहाँ पे के को हमने क्या लिया है, एक्स से लेकर एक्स प्लस एच के बीच में लिया है, तो यदि एच जीरो की ओर जाता है तो के एक्चुअल में क्या होने वाला है, एक्स होने वाला है। क्यों, क्योंकि अब ये सिंगलटन सेट एक्स से बिलोंग करेगा, एक्स टू एक्स का मतलब है वो एक ही पॉइंट की बात कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पे ब्रैकेट में रखें इसको, ये ऐसा। तो ये हमको क्या देने वाला है, ये हमको देने वाला है एस टेंस टू जीरो, का मतलब है कि लिमिट के टेंडिंग टू एक्स की ओर जा रहा है, एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब इसको हम क्या लिखेंगे जी, इसको हम लिख देंगे अब एफ डैश एक्स। बताइए क्लियर हुआ क्या। हेलो, इसी को हमने प्रीमिटिव डेफिनेशन में हमने देखा था, ध्यान देना कि कैपिटल एफ यदि हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एफ को हम प्रीमिटिव कहते हैं स्मॉल एफ का, यदि इसका डेरिवेटिव जो है क्या हो जाए, स्मॉल एफ के ही इक्वल हो जाए, मतलब ये एंटी डेरिवेटिव, प्रीमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव। थ्योरम समझ आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन थ्योरम आज का, और वो है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, इंटीग्रल कैलकुलस, ध्यान देना, इंटीग्रल, इंटीग्रल वर्ड यूज हुआ, और अभी तक हम इंटीग्रल फंक्शन या फिर इंटीग्रल डेफिनेशन ये सब चीजें देखते आए, है ना। तो उसके लिए ये पिछले एक दो थ्योरम और कुछ जो डेफिनेशन हमने देखा, उन थ्योरम को जानना बहुत जरूरी था इसके लिए आगे बढ़ना। चलिए स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट स्मॉल एफ इज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन आर द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड लेट कैपिटल एफ बी और डिफरेंशिएबल फंक्शन बी अ differentiable function on closed interval a b such that, इस प्रकार डिफरेंशिएबल है कि कैपिटल एफ का डिफरेंशिएट करें तो हमको स्मॉल एफ मिल जाएगा। मतलब कैपिटल एफ जो है एफ का क्या है, स्मॉल एफ का प्रिमिटिव है ना, ध्यान देंगे। कैपिटल एफ स्मॉल एफ का प्रिमिटिव फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। देन देन हमको शो करना है, क्या शो करना है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स जो होता है वो कैसा होता है, सॉरी स्मॉल लेना पड़ेगा इसको, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। ध्यान दो इसको, जब हम
इंटीग्रेशन में दो प्रकार के इंटीग्रेशन पढ़ते हैं हम लोग 12th लेवल में, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट, है ना। तो इनडेफिनिट में जब हम लिमिट लगाते हैं तो यही करते हैं फंक्शन की वैल्यू में, जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने के बाद सपोज आपको क्या मिला, कैपिटल एफ एक्स, तो उस प्रकार फिर इसमें ऐसा अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देते हैं, फिर वेरिएबल की जगह में हम अपर लिमिट को पुट कर दिए और क्या पुट कर दिए, लोअर लिमिट को पुट कर दिए। हम ऐसे ही सॉल्व करते आए हैं, है ना। तो एक्चुअल में वो जो आया वो यहीं से आया हुआ है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि जो भी फंक्शन हमको मिलेगा एफ एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद, तो वो जो फंक्शन है वो आपका एंटी डेरिवेटिव होना चाहिए। ध्यान देना, क्या होना चाहिए, एंटी डेरिवेटिव होना चाहिए। कि जैसे ए टू बी है हमारे पास साइन एक्स डी एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये ए टू बी। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कॉस एक्स का यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या मिलता है हमको, साइन एक्स मिलता है, ऐसा, है ना। तो चाहे तो इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, ए टू बी एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, यहाँ पे डी एक्स लिखना भूल गया मैं, डी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये ऐसा भी लिख सकते हो। दोनों को वही मतलब है, क्योंकि एफ एक्स क्या है, एफ डैश को एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमको मिलता है ना। तो इंटीग्रेट करने पे क्या मिल जाएगा, कैपिटल एफ मिल जाएगा हमको, है ना। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। इसको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछता है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, और कई बार पूछा गया है इसको, कई बार पूछा गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं प्रूफ में। चलिए प्रूफ में क्या क्या गिवन गिवन है पहले उसको हम लिख लेते हैं। सिंस कैपिटल एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, differentiable function on closed interval a b, then by differentiability of इंटीग्रल फंक्शन। अभी हमने देखा कि किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, देखिए कैपिटल एफ को हम डिफरेंशिएबल फंक्शन और क्या लेके चल रहे हैं, इसका इंटीग्रल फंक्शन लेके चल रहे हैं ना, है ना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू ए टू एक्स एफ टी डी टी। ध्यान देना यहाँ से। और अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा यदि इस टाइप का है तो कैपिटल, एक मिनट क्या हुआ इसके कर्सर को, एफ डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, स्मॉल एफ एक्स मिलाएगा। अभी हमने प्रूफ किया, ध्यान देंगे अभी हमने प्रूफ किया। देखो इसको लेबनिज रूल से भी डायरेक्ट आप कर सकते थे। लेबनिज रूल क्या कहता है समझना, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि हो सकता है आगे आप कभी इसको पढ़ें तो ये काम आए। कि इस इंटीग्रेशन ए टू एक्स इंटीग्रेशन को हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा रिवर्स प्रोसेस क्या है आपका, डिफरेंशिएशन है। तो ये इस पूरे क्या इक्वेशन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स, ठीक है। ध्यान देना क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अब होता क्या है, ध्यान देना, जो भी अपर लिमिट है उस फंक्शन की वैल्यू में पुट करो पहले अपर लिमिट को, ये हमने पुट कर दिया एफ एक्स, और अपर लिमिट को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर से फंक्शन में लोअर लिमिट को पुट करो एफ ऑफ ए, और जो लोअर लिमिट है उसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, ऐसा। तो आप देख पा रहे हैं पहले मिल जाएगा आपको एफ ऑफ एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान देना ए कांस्टेंट वैल्यू है और एक्स वेरिएबल है। तो
एक्स के रिस्पेक्ट में ए का डिफरेंशिएट होगा तो ये हो जाएगा 0 और 0 इंटू एफ ऑफ ए आपको दे देगा 0। तो फाइनली क्या मिल गया आपको, एफ ऑफ एक्स मिल गया। ये तो देखिए हमको सीधा ये मिल गया ना, ये आपका लेबनिज रूल। ऐसे दिए गए फंक्शन में अपर लिमिट को रखा हमने, पुट किया और अपर लिमिट का एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस लोअर लिमिट को फंक्शन की जगह में रखे, फिर लोअर लिमिट का एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, बस, है ना। तो ऐसा मान जाए, और अधिक जब तक इंटीग्रेशन खत्म नहीं होता है तब तक आपको उसको आगे करते जाना है ना। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ये लेबनिज रूल का उपयोग किया जाता है ना। तो ये वहां से भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, है ना। तो इसको आपको नहीं लिखना है ना, ये तो केवल चीजों को समझाने के लिए। चलिए अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। है ना, तो ऑलरेडी हमको गिवन है एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये इतनी चीजें हमको गिवन है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। कैपिटल एफ हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये इतना पॉइंट हमको गिवन है। ये, ठीक। अब हम क्या करके चलते हैं, थोड़ा सा जम्पशन यहाँ पे ले लेना। लेट जी बी एन इंटीग्रल फंक्शन एंड primitive of the function, या primitive of f लिखो ज्यादा सही है, primitive of f। हमने एक अलग से स्मॉल जी एक फंक्शन ले लिया जो कि क्या है, इंटीग्रल फंक्शन है, और क्या करता है, f का क्या है, ये प्रिमिटिव है, ध्यान दो, f का क्या है, प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव है तो इसको हम क्या लिखेंगे, g ऑफ x दिस इज इक्वल टू a टू x एफ टी डी टी लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे x क्या है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है। अब ध्यान दें, अब यदि इस इंटीग्रेशन को हटाने के लिए इसका मैं क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट करूं, जी डैश एक्स करूं, तो अभी जस्ट मैंने जो लेबनिज रूल पढ़ाया, उससे ये क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा बाई लेबनिज रूल। ध्यान दें, ऑलरेडी हमको गिवन है कि ये जो स्मॉल एफ एक्स है वो कैपिटल एफ के डेरिवेटिव के इक्वल है। तो एफ एक्स की जगह हम क्या लिख दिए, कैपिटल एफ डैश एक्स लिख दिए। दोनों को एक तरफ ले लो, जी डैश एक्स माइनस कैपिटल एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, डी बाई डी एक्स जी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में यदि मैं डी बाई डी एक्स बाहर ले लेता हूँ, जो कि अलजेब्रा है ये, है ना, किसका, अवकलन का जो अलजेब्रा जो हम पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स माइनस कैपिटल एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि जी एक्स माइनस एफ एक्स का यदि मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 मिल रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये दो जी एक्स माइनस एफ एक्स है, इन दोनों का जो डिफरेंस है आपको क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कांस्टेंट का ही यदि आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस आपको कांस्टेंट वैल्यू देगा, तभी उसका डी बाई डी एक्स वैल्यू क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक, अच्छा ये कांस्टेंट हो गया। हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट वैल्यू को कोई फिक्स नाम दे देते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया सी, है ना, लेट कर लिया। नाउ इसी वैल्यू को एट एक्स इक्वल टू क्या ले लेते हैं, ए। एक्स इक्वल टू ए पे यदि हम देखते हैं तो ये क्या देगा, ये दे देगा हमको जी ए माइनस एफ ए दिस इज इक्वल टू सी। भाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना दोनों का डिफरेंस, तो एक्स की जगह आप कुछ भी रखो आपको सी ही मिलना है। अगेन
अपर लिमिट को ले लेते हैं x इक्वल टू बी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, जी बी माइनस एफ बी, दिस इज इक्वल टू अगेन सी। अब ये दोनों सी सी की इक्वल है, राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड तो इक्वल हो ही जाएगा। तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा, तो कैसे लिखते हैं इसको, हम लिख रहे हैं यहाँ से जी बी माइनस एफ बी, दिस इज इक्वल टू क्या था, जी ए माइनस एफ ए, दिस इज इक्वल टू सी, है ना। दोनों को हमने शामिल कर दिया, तो अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, ऑलरेडी इक्वल हो रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जी वाले फंक्शन को एक तरफ ले लेते हैं, जी बी माइनस जी ए कर लेते हैं, और एफ वाले फंक्शन को एक तरफ, तो माइनस एफ बी को दाईं ओर ले जाएंगे, तो प्लस एफ बी, और ये हो जाएगा माइनस एफ बी। ध्यान समझना, ये इतना हो गया। अब देखो, हमने जी एक्स को कैसे परिभाषित किया, ए टू एक्स एफ टी डी टी, जी को हम एफ का प्रिमिटिव लेकर चले थे, तो यहाँ पे यदि मैं x इक्वल टू ए पुट करता हूँ, ध्यान दो, तो ये हो जाएगा जी ए, यहाँ पे समझने के लिए है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए टू ए एफ ऑफ टी डी टी, ध्यान दो। तो आप फंक्शन एफ को कुछ भी लो, उसको जैसे आप इंटीग्रेट करोगे और लिमिट ए टू ए करोगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिल जाएगा आपको, जीरो नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो माइनस ये दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और आपको मिल जाएगा जी बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ध्यान दे, और जी बी का क्या मतलब है, जीबी का क्या मतलब है, ध्यान दो, हमारे पास हमने जो जीबी को फंक्शन जो डिफाइन किया था, इंटीग्रल फंक्शन, वो ये था जी एक्स, ध्यान देना, ये जी एक्स था। अब इसमें एक्स की जगह आपको बी रखना है, तो ये हो जाएगा इसको दाईं ओर ही करता हूँ, ज्यादा जब समझ में आएगा। ध्यान दो, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह बी रख रहा हूँ। ध्यान दो, इसमें ये जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है फंक्शन जी को, यहीं पे मैं एक्स की जगह बी रखता हूँ, तो क्या मिलेगा हमको दाईं ओर, ये मिल जाएगा ए टू बी, और ये हो जाएगा एफ टी डी टी, और दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बताओ, ये आपका थ्योरम का प्रूफ है। समझ में आया कि नहीं, लास्ट पॉइंट समझ में आया कि नहीं। जो जी एक्स हम डिफाइन किए हैं, उसमें एक्स की जगह हम बी रखेंगे, तो दाईं ओर हमको क्या देगा, एक्स था तो ए टू एक्स था, यहाँ पे ए था तो ए टू ए था, जो कि जीरो हो गया, तो यदि बी हो जाएगा तो ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा ये, और यही हमारा थ्योरम था। क्लियर हुआ जी, थ्योरम क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए एक बार, यस नो बोले।